बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान और प्रोड्यूसर मियां महमूद अख्तर हाजिर हैं। आप जानते हैं कि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का अब ज़माना है, मैचेस खेले जा रहे हैं और इब्तदाई राउंड के भी मैचेस हुए। पाकिस्तान के जो दो प्रैक्टिस मैचेस हैं उसमें से एक में पाकिस्तान फतेहयाब रहा और एक में पाकिस्तान की टीम को कामयाबी हासिल नहीं हुई। आगे क्या होने जा रहा है जो सुपर 12 का मरला होगा, यानी 12 टीमें जब आपस में बरसरे पैकार होंगी और फिर पाकिस्तान का जोड़ डलेगा रवायती हरीफ भारत से। टूर्नामेंट अब तक किस तरह का जा रहा है और आइंदा किस किस्म के मुकाबले की तवक्को है, इंतजाम कैसे हैं, बाहर कैसे नजर आ रहे हैं, हम बात करेंगे सीनियर तजियाकार अब्दुल रऊफ खान से। हाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा जी, आपने अभी तक ये सब कुछ और आगे आप अगले मुकाबले कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल। जैसे कि एसोसिएट टीमों का ये जो क्वालिफाइंग राउंड खेला जा रहा है, इससे लग रहा है कि सब टीमें तैयारी के साथ वर्ल्ड कप खेलने आई हैं। जैसा श्रीलंका और बांग्लादेश, बांग्लादेश की टीम स्ट्रगल करती दिखाई दी, लेकिन बांग्लादेश के पास अच्छे स्पिनर हैं। और दूसरा, श्रीलंका की टीम बड़ी बेहतरीन नजर आ रही है। ये जो क्वालिफाइंग मैच चल रहे हैं उसमें उनकी फास्ट बॉलिंग और स्पिनर्स बहुत ही आउट क्लास है और बैटिंग भी अच्छी है। तो इससे लगता है कि जब राउंड 12 शुरू होगा तो बड़ी जबरदस्त मुकाबले होंगे। और उसकी एक्सपेक्टेड टीमें जो है, जो राउंड 12 की है, उसमें मैं समझता हूँ कि स्कॉटलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और एक आध टीम और इसमें आएगी। अभी मैच होना बाकी है। तो जहाँ तक पाकिस्तान के मैच का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान इंडिया का बड़ा जबरदस्त मैच होने वाला है। जो अच्छी प्रैक्टिस मिली है पाकिस्तान को, जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैचेस हुए हैं, उसमें बॉलर्स को भी अच्छा मौका मिला, बैट्समैनों को भी अच्छा मौका मिला। लेकिन अच्छी चीज ये देखने में आई कि इन जो मैच जो हुए हमारे वार्म अप, उसने पाकिस्तान की बैटिंग ने बड़ा अच्छा क्लिक किया। फखर जमान जो आउट ऑफ कलर दिखाई दे रहे थे और पहले स्क्वाड में उनका नाम नहीं था, उन्होंने प्रूव किया कि मुझे आपने सही डाला है टीम में। उन्होंने अच्छी बैटिंग की। बाबर आजम, रिजवान, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम जबरदस्त जा रही है। हाँ, बॉलिंग में कुछ हमें वार्म अप मैचेस में तशवीश दिखाई दी कि हसन अली और आरिफ जैसे मेन जो बॉलर थे उनको पटाई हुई। तो मैं समझता हूँ कि इसमें वैरायटी लाने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान टीम की तैयारियां जो हमें दिखाई दी वो तो कुछ ऐसी नहीं है कि सेटअप बोर्ड का बदला, कोचिंग स्टाफ बदल गया, फिर टीम जो अनाउंस हुई थी वो बदल गई। इससे तो हमारी तैयारियां भी बहुत अच्छी दिखाई तो नहीं देती, जो मनसूबाबंदी तो नहीं दिखाई देती। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज के लिए एक अच्छा मौका है कि वो अपनी क्रिकेट को फेयरवेल इस अंदाज से करें, पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाएं इस वर्ल्ड कप में। इनको अच्छा मौका मिला है। इसके अलावा हमारे जो यंग टैलेंट है, हैदर अली है, जी। ये भी एक अच्छा उनका इजाफा है। और पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर बैटिंग में जो आसफ अली हैं, वो बड़ी देर से तनकीद का निशाना बनते थे। उनके लिए भी मौका है कि अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करके पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरे। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का वर्ल्ड कप तो शुरू ही फाइनल हो रहा है, इंडिया के साथ मैच। और बड़ी पाकिस्तान शायकीन ने एक्सपेक्टेशन लगा रखी है कि पाकिस्तान इस दफ़ा ज़रूर इंडिया को शिकस्त देगा। ये जो इस मौजू पर दोबारा आएंगे, लेकिन टू स्टार्ट विद ये जो पिचेस हैं और जो जनरल पब्लिक या जो क्राउड है, इसकी जो प्रेजेंस है वो किस लेवल की है और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं? देखिए राजा साहब, एकदम शिफ्ट हुआ है टूर्नामेंट। यहाँ पे PSL के मैचेस भी हो रहे थे। पिचों के ऊपर बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग समझने के मैचों की हुई है। PSL के मैच हुए और क्वालिफाइंग राउंड भी अबू धाबी में हो रहा है, अमान में भी हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ मैचों में बड़ा अच्छा हमें देखने को मिले। 180 70 रन भी किए टीमों ने। ये थे, आपने देखा कि जिन पिचों पे वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं होने, वार्म अप पिचेस बड़ी जबरदस्त बनाई गई थी, जिसमें बैट्समैन बॉलिंग दोनों को फायदा पहुंचा। लेकिन जो मेन पिचेस हैं उसके ऊपर ये PSL के मैचेस हुए हैं, तो ये बड़ा इससे फर्क पड़ेगा दिन के मैच का, रात के मैच का, ड्यू का। तो ये बदलती सिचुएशन होगी हर टाइम टीमों के लिए। दिन के मैच के लिए आपको स्ट्रैटेजी और बनानी पड़ेगी, रात के मैचेस के लिए आपको स्ट्रैटेजी और बनानी पड़ेगी। यही मेरा ख्याल पाकिस्तान टीम को भी फॉलो करना है, चीज़ों को देखना है कि दिन के मैचेस में उनका कॉम्बिनेशन कैसे होगा, रात के मैच में जो है स्पिनर्स का रोल, फास्ट बॉलिंग का रोल, और टॉस जीत कर स्पेशली क्या आपने फैसला करना है
ये सारी चीज़ें भी करेंगी, लेकिन पिचेस जो है वो स्लो और लो राजा साहब रहेंगी। उसके लिए आपको बड़ी तकनीक के साथ, खासतौर पर ऐसी बैटिंग जो है काफ़ी मुश्किल होती है। तो जो टीम पाकिस्तान इंडिया के मैच की अगर बात करें तो उस दिन मैं समझता हूँ कि बैटिंग जो है वो मैच जितवाएगी, चाहे इंडिया जीते या पाकिस्तान। और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते, बाबर आजम, फखर जमान और रिजवान उस दिन अच्छा रन करें। लेकिन पिचेस के हवाले से यही है कि पिचेस को करना पड़ेगा, क्योंकि पिच का बिहेवियर पहले ओवर से लेकर 40वें ओवर तक बदलता रहता है। तो जो टीम, जो प्लेयर्स इन पिचेस को संभल के, पिचेस को रीड करके खेलेंगे, वो डेफिनेटली जो है वो अपनी टीम के लिए कारगर साबित होंगे और इन द एंड जीत भी उसी टीम की हो। अच्छा, अब इसमें फलेंडर, हेडन, सकलैन, मुश्ताक और दीगर जो कोचिंग स्टाफ है, बसाइड जो लीडरशिप है, इसमें ज़ाहिर है बाबर आजम टॉप पर हैं। क्या आपको ये कॉम्बिनेशन लग रहा है? आपने कुछ टीवी पर उनके जेस्चर्स देखे होंगे, टीम को लड़ाना, 11 के 11 11 लड़के जो हैं उनको मैदान में उतारना, कुछ आपको देखिए, फॉर बेहतर नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल राजा साहब, देखें अब कोचिंग स्टाफ बैरन फिलेंडर हो गए या मैथ्यू हेडन, ये तो बिल्कुल नए आए हैं। अब इनकी मर्जी है तो कोचिंग स्टाफ हम को अपनी टीम नहीं कह सकते। हाँ, अलबत्ता मेंटोर का काम करेंगे मैथ्यू हेडन, बैट्समैन जो जारहाना खेलने में अपनी शोहरत रखते हैं। बैरन फिलेंडर जो है वो सीम, बड़े अच्छे सीम बॉलर रहे। और शुक्लान मुश्ताक अपने दौर के दूसरा दिन में बहुत ज़बरदस्त स्पिनर, और बहुत सी टीमों के, इंग्लैंड के साथ भी रह चुके हैं, वेस्ट इंडीज के साथ भी काम कर चुके हैं। तो उनका भी एक्सपीरियंस डेफिनेटली काम आता है। और मैं समझता हूँ कि इन द एंड जो टीम अनाउंस हुई वो कहीं ना कहीं बाबर आजम की मर्जी की टीम है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा बाबर आजम को इन लड़कों के साथ काफ़ी खेल चुके हैं बाबर आजम, और बाबर आजम के साथ ये लड़के हैं, तो बाबर आजम को कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा अपनी हतमी 11 चूज करने में, प्लान करने में। बड़ी टीम की, बड़ी अच्छे से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो नेशनल अकेडमी हो या कौमी टीम हो। तो मैं समझ रहा हूँ कि अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। और जो बैरन फिलेंडर और मैथ्यू हेडन का एकदम से फैसला हुआ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सूझबूझ साबित होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दोनों अपने 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 दौर के, अपनी अपनी क्रिकेट के बड़े मजे हुए हैं। मैथ्यू हेडन उस वक्त भी बड़े जबरदस्त प्लेयर थे और बड़ी उनकी बैटिंग में डेप्थ थी। उनकी बैटिंग जो है वो फास्ट बॉलर और स्पिनर्स के यकसा अच्छा खेलते थे। तो मैं समझता हूँ कि उनकी मौजूदगी में, टीम बॉलर को, इन दोनों की मौजूदगी में और बैट्समैनों को बड़ा फायदा होगा। और शुक्लान मुश्ताक एक धीमे मिजाज के कोच हैं, वो खाम खा प्लेयर्स पर कोई दबाव नहीं डालेंगे और प्लान अच्छा देंगे, और उम्मीद है कि उसी प्लान के मुताबिक हमारे लड़के खेलते हुए अच्छी परफॉर्मेंस दें। अच्छा जी, अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान और इंडिया, तो ये टीमें किस तरीके से ऊपर आएंगी? और आप वैसे, हमारी तो विशफुल थिंकिंग भी है, वैसे भी हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक तगड़ी टीम है, ये सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगी। तो क्या इसके अलावा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अफगानिस्तान या वेस्ट इंडीज या बांग्लादेश ये भी कुछ बीच में से अपना काम करके दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल राजा साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का जो लास्ट वर्ल्ड कप 2016 वो इतना अच्छा नहीं गया था, और इसके 2012 का वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम उनसे ही फायर हो गई थी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम के लिए तो खुद को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए अच्छा मौका है। पाकिस्तान का कम्बिनेशन अच्छा है, स्पिनर्स, बैटिंग, बॉलिंग। और जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की टीम है, देखें अब तक जितने भी वर्ल्ड कप हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी बहुत बड़ी टीम है जो विनिंग वर्ल्ड कप जीतने वालों की फहरिस्त में शामिल नहीं। इंडिया भी शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, वेस्ट इंडीज शामिल है, इंग्लैंड शामिल है। तो इस ऑस्ट्रेलिया की एक है, ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं जरूर सोच रहे होंगे कि उन्होंने इतनी बार का वर्ल्ड कप जीता, वो T20 में भी मेहनत करेंगे इस बार। और दूसरा, अगर अफगानिस्तान की बात है, अफगानिस्तान की टीम भी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन उसमें भी मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत ये जो वहाँ की सिचुएशन बनी, उनके पॉलिटिकल हालात की, उसका कहीं ना कहीं उनके असर आ सकता है। वरना जहाँ तक, जब तक राशिद खान कप्तान थे, उनको तब्दील नहीं किया गया था या बिल्कुल उन्होंने रिजाइन नहीं किया था कैप्टनसी से, तब तक तो अफगानिस्तान को भी एक अच्छी टीम के तौर पर रीड किया जा सकता था। लेकिन अब वो भी उम्मीद है कि स्ट्रगल करते ही दिखाई देंगे। दूसरा, इंग्लैंड बड़ी बैलेंस टीम है, इंडिया की टीम बहुत बैलेंस है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का असल मुकाबला इन्हीं 2 3 4 टीमों से होगा, जो कि पाकिस्तान के पोल में अफगानिस्तान की टीम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ अगर पाकिस्तान टीम अच्छा खेलती है तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में न जाए। लेकिन
दूसरी तरफ अगर देखें तो ये टूर्नामेंट बड़ा ही ओपन है। ये कंडीशन पीएसएल खेलने की वजह से और आईपीएल खेलने की वजह से अब किसी भी टीम के लिए नई नहीं है, और कोई भी एशियन टीम को मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एज हासिल नहीं है, जैसा कि माहिरीन कहते हैं, क्योंकि ये सारे अब जितने भी दुनिया के प्लेयर हैं आईपीएल पीएसएल की वजह से उनके लिए एशियन कंडीशन अब ऐसी हो गई है जैसी होम ग्राउंड की तरह। तो मैं समझता हूँ कि सब टीमों के लिए ये ओपन चांस। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, ये मिडल ईस्ट है, सब कॉन्टिनेंट तो नहीं है, लेकिन ये है कि कंडीशन इनमें से सबको कम बेश सूट कर रही हैं। हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने वहाँ पे ज़ाहिर है कि अभी आईपीएल खेली हुई है, एक उनको इजाफी फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन हमारा ये सेकंड होम रहा है। यू नो दैट के बड़े अच्छे तक 2009 के बाद हमने सारी क्रिकेट नहीं खेली है और हमें सपोर्ट भी है। ये जो सपोर्ट है, चार लोग पाँच टीमों की मैंने जिक्र किया, ये कितना पिवटल रोल किरदार अदा कर सकती है पिचेस की भी और पब्लिक की भी? देखिए डेफिनेटली यूएई में पाकिस्तान और इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगी, और जब पाकिस्तान के मैचेस इंडिया के अलावा दूसरी टीमों से हो रहे तो पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगी। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो स्टेडियम में मैं समझता हूँ कि दोनों टीमों के लिए दाद का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ के लोग यूएई में बसते हैं, और पाकिस्तान और इंडिया के लिए बहुत ज़बरदस्त इंग्लैंड एंड श्रीलंका बांग्लादेश की सपोर्ट भी होगी स्टेडियम में। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से लोग बहुत ज़्यादा तादाद में मैच देखने आएंगे तो इन टीमों के लिए भी सपोर्ट होगी। पिचेस का जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि पिचेस अब नई नहीं है किसी भी खिलाड़ी के लिए लीगों की वजह से, और रिसेंटली पूरी दुनिया के प्लेयर जैसे आईपीएल खेल रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान सब के लिए ये अच्छा चांस है। लेकिन पाकिस्तान की टीम क्योंकि 10-12 साल से बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है यूएई में, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को होम ग्राउंड जैसा एडवांटेज हासिल होगा। अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम इस एडवांटेज से फ़ायदा उठाए। ज़रा बताइए ना कि आप क्या समझते हैं कि फास्ट बॉलर में जो हमारे पास बताए हैं नसीम शाह अपनी जगह का मुकाम रसीयत है, हसन अली में बड़ी करंट इंस्टिंक्ट है, तो क्या बिल्कुल हारिस रऊफ और फिर आप और ऑप्शंस क्या हैं आपके नज़दीक जो आप समझते हैं 3 फास्ट बॉलर पक्के पूरे करने हैं, साथ कोई स्पिनर भी स्पेशलिस्ट खिलाना है जिसमें अहमद भी है? देखिए राजा साहब क्या कि इसमें 2 स्पिनर तो आपको हर मैच में खिलाने पड़ने हैं, जो जिस तरह की सिचुएशन है पाकिस्तान इन बिटों की, और हर टीम इस तरह खिला रही है, और 5-3 स्पिनर के साथ मैदान में उतर रही है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान 2 स्पिनर के साथ जाएगा, और एक आध पार्ट टाइमर स्पिनर जैसे शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज रेगुलर बॉलिंग नहीं करते आ रहे, लेकिन उनसे भी जरूरत पड़ेगी आपको बॉलिंग करवाते हुए। तो मेरा ख्याल है कि 2 या 3 से ज़्यादा फास्ट बॉलर आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे इन मैचेस में, इस वर्ल्ड कप में। तो हसन अली और हारिस रऊफ तो डेफिनेटली टीम का हर मैच में हिस्सा होंगे। इसके अलावा फिर आप देखें फ़हीम अशरफ भी साथ निभाएंगे, मोहम्मद वसीम है। तो ये ज़्यादातर जो मैं समझता हूँ कि स्पिनर्स का रोल बड़ा अहम होगा। और पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग के अलावा हसन अली और हारिस रऊफ के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इन दोनों को चेंज करके किसी को खिलाएं। तो ये तो दोनों हर मैच खेलेंगे, और दूसरा फ़हीम अशरफ होंगे। तो स्पिनर्स में ज़ाहिर है अहमद वसीम और शादाब है, फिर हफीज और शुएब मलिक का भी आपके पास ऑप्शन होगा। तो पाकिस्तान टीम का अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है इस बार। अच्छा, वैसे फेयर इनफ ये बताएं कि आप न्यूजीलैंड और फिर इंग्लैंड, उसके बाद आप चलें इंडिया की हम बात करें, आप इन तीनों में से तगड़ी टीम किसको समझते हैं? मैं समझता हूँ कि अगर कंडीशन के हवाले से देखा जाए, मेंटली देखा जाए, और बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने के हवाले से देखा जाए, और स्पेशलिस्ट एज ए स्पेशलिस्ट देखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की टीम को तमाम टीमों के ऊपर एज हासिल है, क्योंकि बहुत देर से खेलते आ रहे हैं वो प्लेयर एक एक दूसरे के साथ। और दूसरा ये है कि इनमें बड़ा बैलेंस है, उनमें ऑलराउंडर्स भी हैं, ओपनर
और सबसे बढ़कर ये कि उनके जो कैप्टन है वो ना सिर्फ अच्छे खिलाड़ी हैं बल्कि बहुत ज़्यादा वो जो अपने लड़कों को एफर्ट देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की टीम, जिन जो टीमों का आपने नाम लिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनमें सबसे ज़्यादा मजबूत जो है वो इंडिया की टीम दिखाई देती है। उन देखें उनमें बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह है, रवि अश्विन को भी उन्होंने शामिल किया हुआ है कंडीशन की वजह से। कोहली खुद है, राहुल चाहर है, ईशान किशान है, अनिंदर जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, शामी, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, करुण राहुल, रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त बैलेंस टीम है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंग्लैंड की टीम भी अच्छी है। इंग्लैंड में भी बड़े ज़बरदस्त नाम शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक आपने फेवरेट चुनना है तो फिर वो इंडिया की टीम है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट देखें तो जो अगर इंडिया की टीम फेवरेट है तो उस पर फिर दबाव भी होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और श्रीलंका, ये 5 टीमें ऐसी हैं कि जो इनमें से कोई भी वर्ल्ड कप जीत सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल रऊफ खान साहब। ये थे अब्दुल रऊफ, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार। इनसे हम क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में बातें कर रहे थे। और दूसरी तरफ एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है, पेशरफ ये हुई है कि ग्रेट फजल महमूद साहब का और लेजेंडरी अब्दुल कादिर का नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हॉल ऑफ फेम में शामिल कर दिया है। रेडियो पाकिस्तान के इस प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन में हमने एक मुहिम शुरू की और इसमें सरकर्दा जो मुल्क के माने हुए हिस्टोरियन और क्रिकेटर और क्रिकेट राइटर थे, उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया और इस पर कंसर्न शो किया कि किस तरीके से ग्रेट फजल का नाम इब्तदाई लिस्ट में नहीं शामिल। देर आए दुरुस्त आए। इन बड़े नामों में जनाब नजम लतीफ़ साहब का भी नाम शामिल था, जो साबिक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट राइटर हैं। फिर लाहौर जिमखाना की जो एक क्रिकेट म्यूजियम के हवाले से एक काविश है, उसके 100% जिम्मेदार यही हैं, इसके उसके मुंतज़िम आला हैं और उसके बानी हैं। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया नजम लतीफ़ साहब। राजा साहब बेहद मशकूर और शुक्रगुजार हूँ आपका। और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि ये आप ही की काविश थी कि जो आपने फजल महमूद साहब का उस लिस्ट में शामिल ना होने का जो एक बहुत बड़ा खला था, उसे पूरा करने के लिए जिस तुमदही से और जिस काविश और जिस दिल लगन से आपने इसमें काम किया, ये मैं इसका कहूँगा कि आपको इसका सेहरा जाएगा। आपने उस चीज़ को बार बार अपने प्रोग्राम्स में हाईलाइट किया। बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा मैं मुजाहिद सैयद साहब जो हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी इस इशू को बेहद अच्छे अल्फाज में बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको उन्होंने भी उजागर किया। फिर इसके साथ शुएब अहमद हैं जो स्कोर लाइन के एडिटर हैं, उन्होंने भी इसको कवरेज दी। मैं डॉन अखबार का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी उस बात पे मेरा कॉलम छापा कि फजल महमूद साहब का जो नाम है वो इसमें शामिल होना चाहिए। इसी तरह सुल्तान महमूद साहब हैं। ये सब मिलकर मैं ये कहूँगा है जी, मोइन अफजल साहब और ऑफ कोर्स मोइन अफजल साहब। और मोइन अफजल साहब के जो आपने जो दो बड़े खास 2 प्रोग्राम्स किए, जिनमें उन्होंने जिस लगन और जिस गहराई से फजल महमूद साहब के बारे में और उनकी इस जगह के लिए उनका होना लाजमी करार दिया, वो मैं उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सिलसिला हुआ कि फजल साहब को इसमें शामिल उस लिस्ट में कर लिया गया, ये एक बड़ी ज़बरदस्त मिलकर एफर्ट हुई, जिसमें मैं समझता हूँ कि सब के सब जो हैं वो मुबारकबाद के हकदार हैं। और मुझे यकीन है कि फजल साहब की रूह जो है वो अपने दोस्तों की इस काविश पे वो बिल्कुल शादमा होगी। ये इसमें मुझे लगता है कि जो क्रिकेट बोर्ड की नई इंतज़ामिया है उनको भी मुबारकबाद दी जानी चाहिए कि चलें, ये जो कौमें अपने हीरो की इस तरीके से कदर करती हैं, फिर एक वक्त आता है कि बड़े बड़े लोग जो हैं उनकी वजह से वो मुल्क पहचाना जाता है और वो बड़ी कौमें और मुल्क कहलवाते हैं। क्रिकेट जो खेल है
वो उनमें से एक है। आप ऑस्ट्रेलिया देख लें या आप इंग्लैंड देख लें, किस तरह वो अपने मशाहिर को याद करते हैं, वो उनके बुत तक बना लेते हैं। तो ये ऐसा कोई शक नहीं। जी, इस तरह बताइए, ये क्यों हमारे यहाँ इतना बिगाड़ होता है, इतना डिले है, और फिर क्या लोग दानिशन ये कर रहे हैं? राजा साहब, मुझे एक सबसे बड़ी जो हैरत भी हुई और खुशी भी हुई, वो मुझे रमीज राजा साहब पर हुई कि ये पहले इस किस्म के पुराने क्रिकेटर्स की इज्जत करने वाले सामने आए हैं कि जिन्होंने इस चीज को बहुत ना सिर्फ हाईलाइट किया, इनकी भी ये काबिश है कि जो फजल महमूद साहब का ये जो इसमें मुकाम उन्हें मिला है हॉल ऑफ फेम में, तो इनकी भी वो एफर्ट है। तो मैं इनको भी सराहना जरूर चाहूंगा और इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वेरी वेल डन एंड वेरी वेल सेड। बिल्कुल सही कहा आपने। बात ये है, हमारे जैसा आप अभी फरमा रहे थे कि हमारे यहाँ ये क्यों ऐसा है कि लोग जो है उनकी कदर नहीं की जाती। देखिए, ये जो लिस्ट अभी तैयार हुई है, इसमें सबसे पहले जो मैं ये देखूंगा और जो कहना चाहूंगा वो ये है कि तस्वीर जो है इनको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में होना चाहिए। यानी फजल महमूद साहब वो आ तो गए, मगर वो तस्वीरों में आप देखें सब वो नीचे हैं अब्दुल कादिर के साथ। फजल महमूद साहब को सबसे पहले ऊपर होना चाहिए, फिर उनके बाद हनीफ मोहम्मद होने चाहिए, और फिर उसके बाद जो दीगर हैं। अच्छा, एक जो बहुत बड़ा इसमें नाम अब भी जो मौजूद नहीं है वो मुश्ताक मोहम्मद का है। वो भी इस लिस्ट में डिजर्व करते हैं कि वो इस लिस्ट में शामिल किए जाएं। जी हाँ। अच्छा, इसके अलावा दूसरी जो बात मैं कहना ये चाह रहा था कि जो टेंटेड खिलाड़ी हैं, देखिए ये जो लिस्ट है ना हॉल ऑफ फेम की, ये उन खिलाड़ियों की है जो रोल मॉडल्स हैं। हम मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहे कि अच्छा मैकेनिक है, उसने बहुत जबरदस्त इंजन तैयार कर दिया या 1000 विकेटें ले ली या 5000 रन कर दिए। ये जो है ये एक ऐसी शख्सियत है जो आने वाली नस्लों के लिए एक रोल मॉडल हो, जिसे हम लोग फख्र से देख सकें, और जो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्लॉलेस उनकी परफॉर्मेंस हो, फ्लॉलेस उनका कैरेक्टर हो। ये लोग वो हैं कि जो आते ही सिर्फ इस वजह से हैं कि हम लोग ना सिर्फ हम इंस्पायर हों, हम अपने बच्चों को इंस्पायर करें उनके नामों के साथ। तो मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर ये शर्त होना बड़ी जरूरी है कि टेंटेड खिलाड़ी कोई नहीं इसमें आना चाहिए, चाहे वो मार्स से यानी मरीख से क्यों ना उतरा हुआ हो। बिल्कुल दुरुस्त कहा है, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए जी। अच्छा, अब ये फरमाइए कि ये जो शख्सियात हैं और जो म्यूजियम हैं, इनकी सरहदें मिलती हैं वो इस तरह कि बड़े लोगों की चीजें म्यूजियम में होती हैं। जैसे अब आपने जो म्यूजियम बनाया उसमें बड़े लोगों की चीजें हैं और यादगार चीजें हैं। कुछ मौजूआती भी हो जाती हैं कि चले एक तारीख का हिस्सा है तो वो भी उन लोगों को भी आपने जगह बीच में दे दी, लेकिन असल ये चीजें ऐसी हैं। इसमें हम क्यों इतने बिछड़े हुए हैं? लाहौर में सिर्फ एक ही प्राइवेट सतह पर आपने म्यूजियम बना लिए, तो मैं तो समझता हूँ हमारे यहाँ इतनी गुंजाइश है कि हर डिवीजन की सतह पर एक म्यूजियम हो सकता है। राजा साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा आप तो खुद इसमें इतने बाशऊर हैं इस शोबे में कि आपकी जो अपनी काविश है जफर अली ट्रस्ट के लिए, और जो आपने जिस तरह मैन्युस्क्रिप्ट, किताबें और उनके अखबारात, उनकी हिस्ट्री, उनकी फिल्मोग्राफी जो आपने सब इकट्ठा किया। देखिए, म्यूजियम बनाने के लिए या तारीख को इस तरह प्रिजर्व करने के लिए ये हर आदमी के बस की बात नहीं। ये भी आप ये समझें एक खुदादाद चीज है कि जिन लोगों को इन चीजों का एहसास होता है, आप इस चीज को बड़ी बारीकी से समझते हैं। इसी वजह से ये आपको आम लोगों में ये इस किस्म की खसूसियत नहीं मिलेगी कि आप इस तरह की चीजें संभालें या इनको रखें। लोग चीजें फेंक देते हैं। अब आप देखिए, जब भी हम कभी किसी चीज के लिए जाते हैं, आपने तो खुद इसकी बड़ी खूब इसमें हार्डवर्क किया हुआ है। चीजें कहाँ मिलती हैं भला आसानी से? आपने किस तरह काविशें की हैं। इसी तरह मुझे भी ये तमाम चीजें जो है ये मुश्किलात का सामना पहले भी रहा है, अब भी रहा है। लोग यहाँ अप्रिशिएट नहीं करते, चीजों को फेंक देते हैं, चीजों की परवाह नहीं करते। वो फैमिलीज जिनके पास चीजें थी, जिनके बड़ों का नाम था, जिनकी बड़ों की चीजें होनी चाहिए थी, वो नहीं है। आप लाहौर म्यूजियम फॉर एग्जाम्पल देख लें, उसके अंदर वही हड़प्पन पीरियड कर लें, इंडस वैली सिविलाइजेशन कर लें, उनकी भी कुछ चंद चीजें हैं। लेकिन जो उसके बाद के लोग आए,
ये मसलन जो वो उनका एक सेक्शन है पाकिस्तान मूवमेंट का, उसमें ज्यादा उन्होंने सिर्फ तस्वीरों का सहारा लिया है। हालांकि वहाँ एक्चुअल चीजें होनी चाहिए, पार्टीशन के वो चीजें हों जो लोगों के कपड़े या जो लोगों के सामान या किस किस्म की वो लोग वहां से हिजरत करते वक्त चीजें साथ लेकर आए, वो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए सर एक वो शख्स जिसको तारीख से इंटरेस्ट हो, वो पढ़ता हो उसके बारे में और महसूस करता हो। आप जब तक इन चीजों को महसूस अपने अंदर नहीं करेंगे, आप इनको प्रिजर्व करने का सोच भी नहीं सकते। और आपसे बेहतर इस फील्ड को और कौन जानता है, आप भी इसी फील्ड के हैं। देखिए, इसके लिए फिर आपको अपने अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट फोरगो करने पड़ते हैं, अपनी दिन और रात कुर्बानी देनी पड़ती है, और बड़ी चीजें ऐसी आपको करनी पड़ती हैं जो आप शायद कभी, मैं खुद कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मैं कभी ऐसा कर सकूंगा। या ये भी मैं एक नजम साहब, एक फर्द वाहिद के लिए ना जो चीजें इकट्ठी करना है, जिसको मतलब जिसकी डायरेक्ट डिसेंडेंट ने भी नजरअंदाज किया हो, फिर हुकूमतें भी नजरअंदाज करती हो, बड़ा एक लंबी स्टोरी है। लेकिन सर अब इसमें मुझे ये फरमाइए कि क्या हम अपनी नौजवान नस्ल को किस तरह बता के जा सकते हैं कि हमारे बड़े जो थे वो इतने बड़े थे। ये तो खाल खाल ही हमें कुछ चीजें नजर ही नहीं आती। तो ये मुझे लगता है बड़ी कहतरो जाली हो जाएगी आने वाले सालों में, हमसे बड़ा गिला करेंगे वो। देखिए सर, आप तो दुनिया फिरे हैं, आपने देखा है कि जहां भी आप कभी कहीं गए हैं, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वेस्ट इंडीज हो, ये इंडिया हो, आप सारे मुल्क फिरे हैं, आपने देखा कि वहां पर इन तमाम चीजों को प्रिजर्व किया गया है। जी, मैंने सर साउथ अफ्रीका में हर जगह तस्वीरें खींची हुई हैं। जिन पेड़ों को मैं जानता भी था उनकी भी स्टंप्स पड़ी हैं, उनके ली हुई हैं, गेंद पड़े हुए हैं, ग्लव्स पड़े हुए हैं, और बेत अच्छा पड़े हुए हैं। जी, लेकिन उसके बरक्स आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे इन चीजों का कंप्लीटली फुकदान है। और अच्छा, और फिर आप ये देखें, एक और बड़ा अजीब ट्रेंड ये आ गया है कि कोई इस किस्म की कोई चीज देना भी नहीं चाहता और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उन्हें इन रिटर्न कुछ दें तो वो आए। हालांकि ये वो चीजें हैं कि जो आपकी आने वाली नस्लों की अमानत हैं, ताकि आप उनको दिखा सकें, आप उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में बता सकें। तो यहाँ पे सर सबसे बड़ा फुकदान जो है वो शऊर का है। अब मुझे आप ये बताइए कि जिस तरह यानी म्यूजियम तो वो होना चाहिए ना, या इस किस्म की जगह जहाँ भी नुमाइश की जाए, जहाँ आम इंसान का वहाँ उसकी पहुंच हो सके, वो आ सके और देख सके। अगर हम इन चीजों को, इनको कंफाइनमेंट में रख देते हैं, तो यानी किसी बिल्डिंग में आप वहां जा नहीं सकते, तो उस म्यूजियम का भी कोई फायदा नहीं। म्यूजियम्स एक्सेसिबल होने चाहिए सबके लिए। अच्छा, बड़ी जरूरी चीज है। ऐसे हॉकी, क्रिकेट, स्क्वॉश, रेसलिंग, एथलेटिक्स, इसमें हमारे पास बेतहाशा गुंजाइश थी कि हम इनके म्यूजियम बनाते, और ये हमारे लोकल टूरिज्म, जब बाहर से कोई आता, फॉरेनर्स आते, हम उनको दिखाते, हमारे कद में इजाफा होना था। मैं महसूस करता हूँ कि ये बड़ी शो पीस चीजें होती हैं। अच्छा सर, ये बातें तो अब हमने कही हैं बड़ी अच्छी, और आपका मैं शुक्रगुजार भी हूँ। जरा अब आ जाइए दूसरी तरफ, ये जो एक क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 का हंगामा है, आपको कैसा लग रहा है कि हमारी टीम के अंदर कुछ लोग ओमिशंस और कमीशंस हुए हैं? अब सब लोगों की बेकरारी को करार तो आ गया है। वो जो लड़के समझे जा रहे थे कि नहीं जी इनको नहीं होना चाहिए, वो नहीं, और अब दूसरे लड़के आ गए, मतलब लाइक्स ऑफ फखर जमान ज़ैन, ये बात हो गई, हैदर आ गए बीच में। तो आपको ये कल्चर कैसा लगा? सर इसमें ये जो शुएब मलिक को लिया गया है, ये मैं समझता हूँ कि ये तो एक अच्छी बात हुई है, लेकिन एट दी 11th आवर आके ये जो ओमिशंस हुई या उनकी कमीशंस हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी। इनकी जो सिलेक्शन है, इनको पहले ही वक्त में इनको तैयारी करनी चाहिए थी, और तैयारी के साथ साथ इनको जो स्क्वाड इन्होंने जो एक दफा सिलेक्ट करते, फिर उसी को रहना चाहिए था। ये चेंजेस नहीं होने चाहिए थे। इन लोगों को अगर अब शामिल किया है, इन्हें शुरू ही में कर लेते। मेरा इस पे ये व्यू है जी। एज ए चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर वसीम का, मोहम्मद वसीम क्या सोचते होंगे आपके ख्याल में? सर हर देखें, जो भी सिलेक्ट करे वो यही सोचेगा ना कि उसकी सिलेक्शन जो है वो इस काबिल हो कि वो जाके वहां जीत सके। लेकिन सर मैं ये कहूंगा कि सिर्फ ये जीतना ही, ये सिर्फ सोच के हमें सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए। सिलेक्शन होनी चाहिए कि आप खेल किस स्पिरिट में पेश करते हैं। हार जीत तो हर खेल में, हर जो खेलनी टीम आएगी
वो ये सोच कर ही आती है ना कि हमने जीतना है। लेकिन जीतने से ज्यादा अहम चीज है कि आपकी अप्रोच किस तरह है, आपकी उस खेल की तरफ आपकी जो रगबत है वो किस तरह की है। हारना जो है ना सर, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसे हम कहते हैं, हमें वो भी तो इनकलकेट करनी चाहिए ना, कि अगर हार गए तो दुनिया उसमें खत्म नहीं हो जाती, वो हमें एक नया सबक मिलता है वहां भी। तो हमें ये चाहिए कि ये जितने भी नए खिलाड़ी आ रहे हैं, इन्हें एक पॉजिटिव माइंड के साथ जाना चाहिए और सीखना चाहिए कि खेल कैसे खेलना है और खेल को कैसे हारना है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को कैसे अलाइव रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया लेजेंड लतीफ साहब। एक बात और कहना चाहूंगा सर, जी जी, कि मेरे नजदीक सर इस मुल्क ने हकीकी तौर पे जो दो बड़े आइकॉनिक हीरोज पैदा किए हैं ना जी, वो एक तो फजल महमूद साहब को तो हम कहते ही हैं कि वो एक फेयर प्ले के बहुत बड़े दाई थे, लेकिन इसके साथ साथ सर ये पीछे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जिनका इंतकाल हुआ है जी, मैं इन्हें भी आइकॉनिक हीरो इस नजर से कहूंगा कि इन्होंने ना सिर्फ आपको एक ना काबिल तस्खीर पाकिस्तान दिया, अपनी उसे एटमी कुव्वत बनाया, लेकिन इनके सर क्रिकेट के अंदर भी इनकी बेशुमार खिदमात जी, नो डाउट, और हमें हमें उनको भी नहीं भूलना चाहिए। मसलन देखिए इनका वो जो KRL जो स्टेडियम इन्होंने बनाया जी, अब मुझे रिसेंटली मालूम हुआ कि जी उसका नाम शुएब अख्तर कर दिया गया है। तो मुझे बड़ा इस बात का भी बड़ा अफसोस हुआ कि देखिए अब्दुल कदीर खान साहब ने अपनी इस काविश की बदौलत आपको कितने खिलाड़ी वहां से पैदा करके दिए। उसमें शुएब अख्तर भी एक है, लेकिन उसके अलावा ये आपके अब्दुल रजाक भी हैं, उसमें बहुत से प्लेयर्स हैं जिन्होंने वहां से इस्तिफादा हासिल किया और आपके मुल्क के लिए उन्होंने आके अच्छा खेल पेश किया। लिहाजा वो नाम सिर्फ चेंज नहीं होना चाहिए था, उसको या तो उसको KRL जिसका जैसे डॉक्टर साहब के दौर में नाम उसका था खान रिसर्च लेबोरेटरी, वही रहना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जनाब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब लेजेंड लतीफ साहब। सामईन इकराम, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर मियां महमूद अख्तर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।